हेलो स्टूडेंट्स, आज ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट सेशन और लास्ट सेशन है जिसमें मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास प्ले a game in which each student play a game with each other. The winner gets 2 points, loser gets 1 point, and if the game draw, then 2 points to each. At the end of all games, it was found that the total minimum score was 21, and all students got different score. Then find maximum score. ये यहाँ पर 3 कर दीजिएगा क्वेश्चन में. Now let me explain the question. There are 15 students in the class and they are playing a game in such a way that they make pair games. And if any couple is playing, suppose one couple is A, B. If A is winner, then he get 3 points. If B is loser, then he get 1 point. If there is draw, then 2 points to each. So if A is loser, then 1 and B is winner 3. That way these are the things, right? At the end of games, all games, when all students plays with others, the total score is calculated by each one, and each one got different answer, and among all the students the minimum score was 21. The question is, what is the maximum score? First of all, I would like to calculate that how many games are played. टोटल बच्चे थे 15 और दो बच्चों ने कपल गेम, दो बच्चों ने मिलकर के हर बार गेम खेला, तो टोटल गेम हुए 15C2 मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 बाय 1. सो 2 7 जा 14, 15 7 जा 105 गेम्स हुए. द टोटल स्कोर ऑफ any pair in each game equal to. अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि कोई भी गेम यदि होता है, यदि A जीतता है और B हारता है, तो टोटल स्कोर क्या होता है इनका 4. दोनों का ड्रॉ हो जाता है तब भी कितना 4, और यदि A हारा और B जीता तब भी कितना 4. इसका मतलब ये हुआ कि जितने गेम होंगे हर गेम में दो बंदे जो खेल रहे हैं उनका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 4. सो ओवरऑल टोटल स्कोर
इक्वल टू 105 टोटल गेम हुए, अभी भी मैंने बताया हर गेम में 4 स्कोर आ रहा है, तो टोटल स्कोर मेरा हो जाएगा 420। कहना ही से कि ये 420 सारे बच्चों का मिला करके स्कोर, इसमें सब कवर हो गए, हर पेयर कवर हो गया, हर बार जितने गेम हुए सब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम स्कोर है वो बंदे का स्कोर है 21 प्लस इसके बाद जिसका आया स्कोर वो मान लेता हूँ मैं A, देन B, देन C, देन D, देन E, ऐसे टोटल जो 15 बच्चे हैं यानी कि ये 14 हो जाएंगे और ये एक मिनिमम वाला 21, इन सब के स्कोर्स का टोटल है 420। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ओनली। अब इस क्वेश्चन में इतना सब करने के बाद भी बच्चे कई बार अप्रोच कर नहीं पाते हैं, दिस इज एक्चुअल कैट क्वेश्चन, और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसे कौन से नंबर है कि ये टोटल 420 ला देंगे। और जब हमें ये सारे नंबर पता ही नहीं है तो हम मैक्सिमम स्कोर यानी जो लास्ट वाला बंदे का है वो भी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यदि हम इसको डिफरेंट नंबर लेना है तो 21 यदि मिनिमम है तो मैं A का वैल्यू कम से कम भी लूँ तो 22 लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम कोई लेना नहीं है, मिनिमम है। और इससे ज़्यादा यदि 22 के बाद किसी को लेना तो कम से कम 23 लेना पड़ेगा। तो ऐसे में इसको मिनिमम गैप भी रखता हूँ तो मेरा कहाँ तक जाएगा, 21 सबसे छोटा और 15 बच्चे हैं तो आई थिंक 35 तक जाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब पहले तो मैं ये देखता हूँ, लाना तो मुझे 420 है पर इसका आ कितना रहा है टोटल, लेट मी चेक। अब बच्चे हैं ये 15, तो 15/2 एक फार्मूला AP का होता है, AP सीरीज़ का, n/2 A + L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक तरह से AP ही तो है। तो AP सीरीज़ का अपन सम करें तो ये मेरा बनेगा 21 + 35, तो ये मेरा बनेगा 15/2 इंटू 5 + 1 6, 3 + 2 5, तो ये मेरा 2 से कैंसिल होगा तो मेरा बनेगा 28, और 28 को मेरे को मल्टीप्लाई करना किससे, 15 से, तो ये मेरा बनता है 420 बनेगा। 28 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही तो हमें चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये है कि इसमें आप ऐसे सोचते रहेंगे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होना, आप सिर्फ ये देखते जाइए मिनिमम से मिनिमम गैप में लेता हूँ तो 420 आ रहा है, तो ज़्यादा गैप में नंबर्स के बीच में लेता हूँ तो मेरा टोटल तो और ज़्यादा आ जाएगा, तो ये मैनेज हो नहीं पाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी एक ही बनती है कि ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर है और इसमें जो मैक्सिमम है वो 35 है। दैट इज़ माई आंसर। सो मैक्सिमम इज़ 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस अब 8 मैचेस के जो रिजल्ट हैं उसमें जो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं लिखता हूं, विन, लॉस्ट एंड ड्रॉ आर टू बी predicted the number of different forecast in which there are exactly 6 correct results। क्वेश्चन हमें कई बार समझ नहीं आता है, कोई एक्सप्लेन कर देते ऐसा लगता है अच्छा ये था क्या इसका मीनिंग, हम तो कर लेते यदि ये पता होता तो। दिस हैपन्स। क्वेश्चन समझने का ट्राई करिए। 8 मैचेज हैं, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 और M8। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने तरह से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट का मतलब पहले से आइडिया लगाना, पहले से जो बताना, और फिर वो सही निकल जाए, करेक्ट रिजल्ट वो 6 सही निकलना चाहिए उसमें से, है ना। सपोज करिए मैं कुछ फोरकास्टिंग कर रहा हूँ कि ये जो पहला मैच है ये जीत जाएगा बंदा, दूसरा मैच हार जाएगा, तीसरे में ड्रॉ हो जाएगा, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मेरे 6 फोरकास्ट हैं जो मेरे सही निकल गए।
और ये मेरे 2 गलत, एग्जैक्टली 6 सही होना चाहिए, मतलब 2 गलत। अब गलत कैसे होगा कोई भी चीज़? 3 रिजल्ट थे मेरे, विन, लॉस्ट और ड्रॉ। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में से जो मैंने बोला वो नहीं हो, इसका मतलब ये जो गलत है ये 2 तरह से हो सकता है, और ये भी गलत 2 तरह से हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये भी ज़रूरी नहीं कि ये स्टार्ट वाले ही 6 मेरा प्रिडिक्शन हों, 6 करेक्ट कोई से भी हो सकते हैं। तो मेरे 6 करेक्ट में 8 में से 6 करेक्ट कितने तरह से ले सकता हूँ? 8C6। और जो पहला रॉन्ग, बाकी बचे हुए 2 रॉन्ग है, तो जो पहला रॉन्ग है वो 2 तरह से हो सकता है। कैसे? मैंने विन बोला, या वो लॉस्ट हो जाए या ड्रॉ हो जाए। दूसरा भी मेरा 2 तरह से गलत हो सकता है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 8C6 इंटू 2 इंटू 2। 8C6 को अपन 8C2 भी लिख सकते हैं, सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, इंटू 4। 8C2 यानी 8/2 इंटू 7/1 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये मेरा हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा 2 बनेगा। 8 7 जा 56, 2 जा 112। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है the Supreme Court has given the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give a majority decisions reversing the lower court. ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन समझ नहीं आने की वजह से इसको कर नहीं पाते लोग। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये जो 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपकी जो मदर है वो आपके घर में लोअर कोर्ट है, और आपके जो फादर हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। अब सपोज करिए कि आपने मदर को 9 थिंग्स की, जिसको हम बोलते हैं कि फरमाइश, कि ये मुझे ये चाहिए, है ना, बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे एक ड्रेस चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे 9 थिंग्स की आपने फरमाइश रखी कि मुझे ये चाहिए। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि इन 9 में से 6 के लिए तो आपकी मदर ने यस कर दिया, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो 3 चीज़ें थी उनके लिए उन्होंने मना कर दिया। इज दैट क्लियर? इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ने जितने फैसले थे 9, उसमें से 6 को एज इट इज़ रखा और 3 को पलट दिया। इज दैट क्लियर? ऐसा होता भी है। हम जब कोर्ट के पास कोई चीज़ के लिए जाते हैं कि ये बंदा मेरे साथ गलत कर रहा है, तो वो चाहे तो मेरी बात को पलट भी दे, और वो चाहे तो एज इट इज़ रखे कि हाँ ठीक है ये गलत है ना। तो ये गलत सही का डिसीजन कोर्ट को करना होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन कोई भी चीज़ आप परचेज तभी कर पाओगे जब आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिल जाए, मतलब आपके फादर की परमिशन मिल जाए। आप ऐसा सोचो। इज दैट क्लियर? अब फादर
किसी भी डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं, यस को नो भी बोल सकते हैं, नो को यस भी बोल सकते हैं। तो ये जो फेवर के आपके फेवर में 6 डिसीजन आए और जो अगेंस्ट में 3 डिसीजन आए, ये सारे के सारे 9 डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो क्वेश्चन ये कहता है कि कितने तरह से मेजोरिटी डिसीजन पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? अब मेजोरिटी डिसीजन मतलब 9 में से कितने मेजोरिटी आएगी, मेजोरिटी मतलब आधे से ज़्यादा, तो 9 का आधा 4.5 होता है, तो कम से कम 5 डिसीजन पलट दे कोर्ट, 5 या 6 या 7 या 8 या सारे के सारे 9 पलट दे। इज दैट क्लियर? अब 9 में से 5 डिसीजन पलटने के वेज हो जाएंगे 9C5, देन 9C6, 9C7, 9C8 और 9C9। इज दैट क्लियर? अब इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो 9C5 को मैं लिख सकता हूँ 9C4 प्लस 9C6 को लिख सकता हूँ 9C3, जैसा कि मैंने बताया था फार्मूला। 9C7 को मैं लिख सकता हूँ 9C2, देन 9C8 को 9C1 और 9C9 तो 1 होता ही है, NCN, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब 9C4 अपन इसको रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। 9, 8, 7, 6, देन 4, 3, 2, 1, यही होगा 9C4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 4 2 ज़ा 8 से मेरा 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 2 ज़ा मेरा 6 हो जाएगा और ये मेरा 7 2 ज़ा 14 9 ज़ा मेरा हो जाएगा 126। क्लियर? 9C3 की बात करें तो इसको भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा 9 8 7, देन 3 2 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा 6। इज दैट क्लियर? तो ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा और ये 2 से कैंसिल 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 7 ज़ा 84 मेरा ये आ गया। 9C2 बड़ा इजी है, 9 इंटू 8/2, तो ये हो जाएगा 36। 9C1 9 और ये 1। तो फाइनली मेरा आंसर निकालने के लिए 9 + 1 10, 16, 4 20, 26, कैरी ओवर 2, 2 + 3 5 + 8 13 + 2 15, 5, then 1 + 1 2. So my answer is 256. Is that clear? तो 256 वेज से सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन पलट सकता है। दिस वाज द क्वेश्चन। कुछ थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूं जिसका नाम है पार्टीशन रूल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सपोज करिए 10 टॉफ़ी हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखती है, आइडेंटिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टॉफ़ी को 4 बच्चों में डिवाइड करना है और उन बच्चों के नाम हैं A, B, C और D। अब 10 टॉफ़ी एक जैसी दिखती है, 4 बच्चों में डिवाइड करना है। कैसे भी डिवाइड करो, यानी ये कंपल्शन भी नहीं कि किसी को देना ही है। आप चाहें तो सारी 10 इसको दे दें, इनको नहीं दें। आप चाहें तो सारी 10 बी को दे दें, इनको नहीं दें। बहुत सारे वेज हैं। आप चाहें तो 3 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, 5 हो गई, फिर 3 इसको दे दें, 2 इसको दे दें। आप चाहें तो 8 इसको दे दें, इसको 1, 10 हो गई, इसको 0। सो देयर आर मेनी वेज, कितने बहुत सारे वेज होंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज दिस कि कितने तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग पार्टीशन रूल के नाम से जानते हैं, राइट? अब मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करना है, इस सिचुएशन को कैसे समझना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। मैं एक ये केस ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 3 2 3 2। एक बच्चे को 3 टॉफ़ी दे दी, एक बच्चे को 2 दे दी, फिर एक को 3 दे दी और एक को 2 दे दी। अब आप देखो, मेरे को 4 बच्चों में टॉफ़ीज डिवाइड करनी, तो मैंने 3 लाइन मेरे को बनानी पड़ी। इसको मैं बोल रहा हूँ पार्टीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टीशन रूल, है ना। 4 बच्चों में डिवाइड करना है टॉफ़ी, तो मुझे 3 पार्टीशन बनाने पड़े। 10 बच्चों में डिवाइड करना होता तो 9 पार्टीशन बनाने पड़ते, यानी जितने बच्चों में डिवाइड करना उससे एक कम पार्टीशन बनेंगे। इज दैट क्लियर?
किसी को ये लगता है कि सर यहाँ तो पार्टीशन ही नहीं बनेगा, 10 0 0 0 0, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। फिर से दिखा देता हूँ मैं। पहले बच्चे को आपने 10 दे दी, अगले बच्चे को कुछ नहीं दिया, फिर अगले को कुछ नहीं दिया। पार्टीशन तो मेरे 3 ही है ना, 10 इसको दिया, इसको कुछ नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास पार्टीशन तो 3 ही आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आप ऐसा सोचो इस सिचुएशन को कि 10 तो हैं बच्चे और ये 3 है पार्टीशन, तो टोटल ये ऑब्जेक्ट हो गए मेरे 13। इन 13 ऑब्जेक्ट में से मेरे को 3 कहीं भी जगह, किसी भी 3 जगह मेरे को पार्टीशन चूज करना है। 3 प्लेस मेरे को चूज करना है, काहे के लिए? पार्टीशन के लिए। तो 13 में से 3 चूज करने के मेरे वेज हो गए 13C3, राइट। अब फिर से सोचो कि ये 13 कहाँ से आया? ये 13 इसलिए आया था कि, सॉरी, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 13C3। तो ये 13 कहाँ से आया था? ऐसा सोचो फिर से। 13 इसलिए आया था कि 10 थे मेरे टॉफी और 3 थे मेरे, 4 थे मेरे बच्चे, 3 थे मेरे पार्टीशन में, ऐसा बोल दूं तो बेहतर रहेगा। C3 क्लियर? नाउ फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 10 थी मेरी टॉफी और 3 पार्टीशन इसलिए थे कि बच्चे 4 थे, उससे एक कम होते पार्टीशन, तो इसका मतलब 4 बच्चे थे तो एक कम, ऐसा इसलिए। और ये जो 3 है ये भी तो वही वाला पार्टीशन का ही है, तो इट इज ऑल्सो 4 - 1। इज दैट क्लियर? तो इसको देख करके हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं। जितने टॉफीज है वो मेरी n हो गई, जितने बच्चों में बांटना वो मेरा r हो गया, तो n + r - 1C r - 1। इसको बोलते हैं पार्टीशन रूल। ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक और स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ। कभी क्वेश्चन के साथ में ये कंडीशन डाल दे, एटलीस्ट 1 टॉफी इज टू बी गिवन टू ईच वन। हर बंदे को कम से कम एक टॉफी तो देना ही पड़ेगी। यदि ये कंडीशन डाल दी जाए, इसको आप ऐसे ट्रीट करो, 4 बच्चे हैं, सबको एक एक टॉफी देने का बोला तो एक एक पहले ही दे दो उनको। तो 10 टॉफी थी और आपने एक एक सबको दे दी तो 4 टॉफी चली गई। अब बची ही कितनी टॉफी? 6। अगेन यही वाला रूल लगा दो। अब किसी को 0 भी दोगे तो चलेगा। ये 6 टॉफी 4 लोगों में बांटना, क्योंकि एक एक पहले ही दे चुके हैं अपन। अगेन फार्मूला क्या बनेगा? 6n + r - 1C r - 1। तो ये मेरा बनेगा 6 और 4, 10 में से एक गई 9, 9C3। अब ये जो 9C3 आया इसको हम ऐसा लिखेंगे 10 - 1C 4 - 1। 10 टॉफी थी ना तो n - 1, 4 बच्चे थे ना r - 1, n - 1C r - 1। ये कब लगाना फार्मूला? जब कम से कम एक देने का कंपल्शन हो। और ये वाला कब लगाना? जब एक भी देना जरूरी नहीं हो, 0 भी चलेगा, तो ये फार्मूला लगाना। सो दिस इज द पार्टीशन रूल। आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन, फाइंड द number of different terms of a plus b plus c power 20। a plus b plus c पावर 20 को जब अपन सॉल्व करेंगे या एक्सपांड करेंगे तो कितने डिफरेंट टर्म्स आएंगे, ये क्वेश्चन है। इसको देख के तो लगता भी नहीं एग्जाम में कई बार कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ऐसा लगता कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, कैट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कैट का ही क्वेश्चन है, जैसा मैंने सोचा मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, मैं वैसे ही अप्रोच आपको सिखा रहा हूं। मैंने ये सोचा कि a + b + c पावर 20 तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपन ये तो करके देखें कि उसका स्क्वायर करें तो क्या आता है।
और ये पता भी है मुझे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब मैंने माइन्यूटली एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करी, ये जितने भी डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं हर टर्म को मैंने देखा कि ये जैसे a है तो इसमें 2a पावर a की, और इस टर्म में b और c है ही नहीं तो मैं मान सकता हूं कि 0 0 पावर है। यहाँ b में 2 पावर है और यहाँ a और c नहीं है तो ये ऐसा है। यहाँ c के अंदर 2 पावर है, यहाँ पर ab यानी a का पावर 1 b का पावर 1, तो यहाँ पर a में 1 पावर है, b में 1 है और c में नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये टोटल 2 आ रहा सबका, राइट। 2 ही क्यों आ रहा टोटल, क्योंकि मैंने पावर कितना लिया 2। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा सिचुएशन कि 2 टॉफी है और 3 बच्चों में डिवाइड करनी थी। एग्जैक्टली पार्टीशन रूल का ही तो क्वेश्चन है ये। बस यहाँ 2 की जगह क्या है 20 है, तो आप सोचो कि 20 टॉफीज है जिसको 3 बच्चों में डिवाइड करना है ए बी सी, और किसी को 0 भी मिलेगा तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर देखो ना 0 आ ही रहे हैं। तो इस तरह से सोच के अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो आंसर आ जाएगा, फार्मूला लगा लो, n प्लस आर माइनस 1c, आर माइनस 1 यानी कि 20 प्लस 3 माइनस 1c, 3 माइनस 1 तो ये मेरा बना 20 प्लस 3 23 माइनस 1 22c2। अब 22c2 को सॉल्व करें तो क्या आता है 22c2, 22 बाई 2, 21 बाय 1 तो 2 से कटेगा तो ये 11, तो ये मेरा बना 231। ठीक है ना। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो ऐसे करा करो, जैसे 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक 0 यहाँ लगा दो, एक 0 यहाँ लगा दो, बस ऐसे ऐड करते जाओ। 1 दोनों का टोटल 3, इन दोनों का टोटल 2, ये आ गया 231। क्लियर। तो इस टाइप से बना लिया करो। अब कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कभी नहीं क्लिक हुआ इस तरह का अप्रोच, तो क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू, पॉसिबिलिटी है क्या। इसको एक सिंगल टर्म मान लेता हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन यदि पावर यदि 20 कर देता हूं तो मुश्किल हो जाएगी। एक मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम करके उनने पढ़ा होगा, x प्लस ए होल पावर n, तो ये मेरा बनेगा इसका पावर n प्लस nc1, इसका पावर मेरा बनेगा n माइनस 1 यानी 19 इंटू c प्लस 20c2, a प्लस बी का पावर 18, c का स्क्वायर, ऐसे फाइनली जो आएगा 20c20, और ये आ जाएगा c का पावर 20। इस तरह के इस एक्सप्रेशन में टर्म्स आएंगे। इज दैट क्लियर। अब यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जब मैं आपको बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसमें टर्म कितने आए 3 टर्म आएंगे इस चीज़ के अंदर। तो जब यहाँ पावर 2 है तो टर्म 3 आ रहे हैं, तो जब पावर 3 होगी तो टर्म 4 आएंगे। तो जब यहाँ पावर 20 है इसका, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में टर्म कितने आएंगे 21 आएंगे। यस नो। तो 21 टर्म तो इस एक्सप्रेशन के हो गए। इसी तरह से ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे, ये वाला और ये सी दोनों, बस बदलेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाले 19 पावर है तो यहाँ टर्म कितने आएंगे 20, यहाँ 18 पावर है तो टर्म कितने आएंगे 19। इज दैट क्लियर। इस तरह से ये एक टर्म लास्ट वाला ये 1 तक जाएगा। अल्टीमेटली मेरे को 1 से 21 तक का टोटल करना है। तो नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया 11, वही आंसर आ गया 231। इज दैट क्लियर। तो ये अप्रोच उन बच्चों के लिए था जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं,
जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में कहीं पढ़ा है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो नॉन मैथ्स वाले उनके लिए तो केवल एक यही तरीका है जो क्लिक होना चाहिए। और कैट जैसी एग्ज़ाम तो कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई हायर मैथ्स का कोई चीज़ लगता ही लगता हो, उसके बगैर हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, तो वो ऐसा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, बिकॉज एट दिस प्लेटफॉर्म एवरीबडी इज़ गोइंग टू अपीयर वेदर इट इज़ ऑफ एनी स्ट्रीम, राइट। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये आपको अप्रोचेस कैसे लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने मिक्स क्वेश्चन शेयर करूँ, उसके पहले क्वेश्चन और ले लेता हूँ। Find the non-negative integer solutions of the equation x plus y प्लस जेड इक्वल टू 20। नॉन निगेटिव इंटीजर किसको बोलोगे? इंटीजर भी हो लेकिन निगेटिव नहीं हो, तो फिर तो यही बने 0 1 2, यही बनेगा, जिसको होल नंबर भी बोल सकते हैं हम। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, बस यही चाहिए। उसमें 0 भी लेंगे तो चलेगा। तो अल्टीमेटली करना क्या है, 20 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और कोई पार्ट 0 भी होगा तो चलेगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर, वही फार्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो ये मेरा बनेगा 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 23 माइनस 1 22 सी 2, तो फाइनली ये 22/2 इंटू 21/1, तो ये मेरा वही आ गया 231। इज दैट क्लियर? हम लोग कई बार कुछ पढ़ाई करने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी कई बार हो जाते हैं, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम के अंदर बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ऐसा प्रॉब्लम दे जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन देने वाले ने ऐसा दे दिया, और ये भी दे दिया कि x y z w बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब प्रॉब्लम ये कि ये सिंगल w होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये 2w इन्होंने कर दिया, तो इससे आप एकदम शॉक हो जाओगे, अरे इसको सॉल्व कैसे करें। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। w को थोड़ी देर के लिए अपन 0 ले लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। तो इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे, ये तो मैंने अभी भी करा था ये क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 22c2, है ना। आंसर तो ठीक है, जाने दो। यदि मैं w को 1 लेता हूँ तो मेरा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू w 1 है, तो ये 2 बनेगा, 2 इधर आकर के 18 हो जाएगा। तो इसके मेरे सॉल्यूशन बनेंगे, रफ में करके देख लेते हैं। n की जगह 18 प्लस r की जगह 3 माइनस 1 c2, वही 3 माइनस 1 2 21, 20c2 आ रहा मेरा। यस नो। यदि मैं w को 2 लेता हूँ तो मेरा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 2 जा 4, इधर आया तो ये 16 बनेगा। अब यहाँ पे एक पैटर्न आप देख रहे हो, यहाँ 22 आया, फिर यहाँ 2 कम आया 20, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और यहाँ तो 2 ही आ रहा है ऑलवेज। यस नो, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट से लास्ट में w कितना ले सकता हूँ, 10, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं 10 लेता हूँ तो 10 2 जा 20, इधर आएगा तो 0, x y z तीनों का टोटल 0 है, तो ये मेरा फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो मैं कितने तरह से इसको ले सकता हूँ, 2c2 तरह से इसको मैनेज कर। एक ही तरीका होगा, इनफैक्ट 2c2 मेरा 1 ही होगा, क्योंकि तीनों को 0 0 कुछ नहीं देना है, तो एक ही तरीका, कुछ नहीं देना है। इज दैट क्लियर? नाउ माई आंसर इज, सारी पॉसिबिलिटी कवर हो गई। नाउ माई आंसर इज 22c2, या इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये 2c2 पहले लिख दो, 2c2 प्लस 4c2, है ना, बढ़ते क्रम में 6c2, और लास्ट में जाकर के क्या आएगा 22c2। इज दैट क्लियर? अब एक तरीका है कि या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो एग्जाम में कई बार ऐसे सीरीज के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक तरीका और इसी आंसर को लिखने का, समेशन जैसा एक साइन लगा दो और 2n/2, ये 2 फिक्स है और n स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है 11 तक, यानी n को पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, n को 2 रखेंगे तो 4, और इस समेशन का मतलब ही होता है प्लस 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 करते जाओ, तो ये इक्विवेलेंट है। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो एग्जाम में भी इस तरह का आंसर आपको मिल सकता है, सो बी केयरफुल। इज दैट क्लियर? चलिए कुछ मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, PR, इसका वैल्यू दिया 604800, 604800। 10CR, इसका वैल्यू दिया 120, बस R कितना है ये पूछा है। तो ये तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, है सीधा सीधा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 10/10 - R इक्वल टू 604800, और ये मेरा बनेगा फैक्टोरियल 10/R फैक्टोरियल 10 - R इक्वल टू 120। अब ये फैक्टोरियल 10/10 - R वाला जो इतना सा पार्ट है, ये इसी का तो वैल्यू अपने पास अवेलेबल है जो कि 604800 है। अच्छा, इस R फैक्टोरियल को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये मेरा बनेगा 604800 इक्वल टू 120 इंटू R फैक्टोरियल। तो ये मेरा 0 से 0 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 60480, 12 को भी अपोन में ले लो तो ये मेरा बनेगा फैक्टोरियल R। तो ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करें तो ये 5 आ गया, फिर ये 0 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 5040 R फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल होता है। R कितना आ गया 7 आ गया। सो वेरी इजीली वी कैन मैनेज सच क्वेश्चंस, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ रियल क्वेश्चन जहाँ पर एक्चुअल में मिक्स करने का सोचना पड़ेगा। 12 गेस्ट arrived are to be seated on 2 circular tables, 8 on one table and 4 on another. By how many ways this can be done? दो डाइनिंग टेबल है, सर्कुलर डाइनिंग टेबल है, टोटल गेस्ट आए हैं 12, जिसमें से 8 को एक टेबल पे बिठाना है, 4 को दूसरे टेबल पे बिठाना है। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि 12 गेस्ट जब आपके घर आ गए और 8 गेस्ट को इस डाइनिंग टेबल पे बिठाना है, तो ये डिसाइड तो करो कौन से 8, विच 8 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 12C8 ये मेरे वेज हो गए सेलेक्ट करने के। क्लियर? अब वो जो 8 लोग हमने सेलेक्ट करे वो इस टेबल पे बिठाओगे तो बिठाते टाइम फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में एक कम करते हैं, बता दिया था पिछले लेक्चर में। 8 लोगों को आपने बिठा दिया, बचे ही कितने 4, अब तो कोई सिलेक्शन की बात ही नहीं, जो 4 बचे उनको यहाँ बिठाना ही है, केवल बिठाने में आप कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज। माई फाइनल आंसर इज दिस। क्लियर? सॉल्व हो जाएगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट कई बार आंसर आता भी इसी फॉर्म में। अब कई लोग ये बोलते हैं नहीं सर हम इस पे नहीं बिठाएंगे, पहले इस पे बिठाएं, तो ठीक है भैया पहले इस पे बिठा लो। तो 12 लोग हैं, पहले 4 सेलेक्ट तो करो इस पे बिठाने के लिए, कौन से 4 कर लिए सेलेक्ट, अब वो 4 को बिठाओ पहले इस पे, तो फैक्टोरियल 3। अब बचे कितने लोग, 8 उधर बिठाना ही है, कितने तरह से फैक्टोरियल 7, तो ये दोनों सेम ही तो है। 12C8 12C4 के इक्वल होता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अल्टीमेटली ये एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो दिस वे दिस कैन बी अरेंज्ड, राइट? एक और क्वेश्चन देखिएगा। एट persons
are to be seated in a boat, 4 on each side. बोट की 2 साइड है, एक तरफ 4 पर्सन बैठना है, दूसरे तरफ भी 4 पर्सन बैठना है. 2 particular persons wants to sit on one side and 3 on another side. By how many ways? This can be done. By how many ways this can be done? अब क्वेश्चन समझ लीजिए. सपोज करिए ये बोट के 2 साइड हैं, 1 2 3 4 सीट इधर है, 4 सीट इधर है. टोटल पर्सन 8 है, तो 4 इधर बैठने हैं, 4 इधर बैठने हैं. बट 2 पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा कहना है उनका कि हमको तो इसी साइड बैठना है पर्टिकुलर. ठीक है, तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप इस साइड खड़े हो जाओ, अभी आपको बिठाते हैं. तो 2 लोग इधर आके खड़े हो गए. 3 पर्टिकुलर लोग बोलते हैं कि हमको इस साइड ही बैठना है. तो हमने कहा ठीक है भाई आप भी यहाँ खड़े हो जाओ, आपको बिठाएंगे इसी साइड. 3 लोग इधर खड़े हो गए. अब टोटल 8 बंदे थे, जिसमें से 2 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 5 हो गए ये. तो 5 को तो निकाल ही दो, तो अब बच्चे कितने? 3 लोग हैं. अब ये तो फिक्स हो गए कि इधर ही हम इधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे. अब बचे 3 लोग. अब ये जो 2 लोग और इधर चाहिए वो तो हमें चूज करना पड़ेंगे, कौन से 2? तो 3 लोगों में से 2 लोग हम सेलेक्ट करेंगे इधर बिठाने के लिए. तो बचा हुआ एक ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा. तो 2 लोग हमने सेलेक्ट करके इधर कर दिए और एक बचा हुआ ऑटोमेटिक इधर आ गया, है ना. अब ये सब खड़े हो गए. अब लेकिन बिठाते टाइम, ये तो अभी तक सिलेक्शन ही चल रहा था, ये 4 लोगों को 4 सीट पे बिठाते टाइम तो मैं परमुटेशन लगा ही सकता हूँ फैक्टोरियल 4 तरह से, या 4p4 एक ही बात है, वैसे बिठा सकते हैं. और ये जो 4 लोग हैं इनको इधर बिठाना है, तो ये मेरा फिर से फैक्टोरियल 4 हो जाएगा. तो मेरा आंसर आ जाएगा 3c2 मेरा 3 इंटू फैक्टोरियल 4 24. स्क्वायर कर दूँ 2 बार है तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर होगा 576. तो ये मेरा हो जाएगा 3 6 18, आई थिंक 1728. ये मेरा आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? 3 इंटू 24 स्क्वायर में सॉल्व कर रहा था. आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं. 3 इंटू इसको 12 इंटू 2 लिख दो, इसको भी 12 इंटू 2 लिख दो. तो 2 12 तो ये हो गए, और 3 2 6 2 12, तीसरा 12 ये हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 12 क्यूब ही तो है ये. सो दैट इज़ 1728. इज़ दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं. आई होप दैट इज़ क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. How many 4-letter words can be formed from the letters of the word examination? एग्जामिनेशन में से 4 लेटर के कितने, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन. पहले अपन इस वर्ड की स्टडी करते हैं कि इसमें कोई रिपीट वाले हैं क्या. एक तो ये ए आ रहा है 2 बार, और कौन रिपीट हो रहा है?
आई ये भी 2 बार आ रहा है, एन ये भी 2 बार आ रहा है। अब बचे कौन, ई एक्स एम टी और ओ, ठीक है ना। अब यदि मैं 4 लेटर का वर्ड बनाता हूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो 4 लेटर में ये रिपीट वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मुझे केसेस बना के इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगी। मेरा केस 1, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। यदि मेरे चारों लेटर डिफरेंट है तो मेरे कितने वर्ड्स बनेंगे, पहले मैं ये देखता हूँ। अब चारों लेटर मेरे डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट में कैसे कैसे ले सकता हूँ, एक तो ए, एक आई, एक एन, एक ई, एक एक्स, एक एम, एक टी और एक ओ, इन्हीं में से लेऊंगा मैं। 2 ए ले नहीं सकता इसलिए मैंने एक ही लिया। इनका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा केसेस बन जाएंगे 8 में से 4 लेना है। क्या लिखूं, 8C4 कि 8P4? 8P4, क्योंकि मेरे को 4 अरेंज करना है, तभी तो वर्ड बनेगा तरह तरह से, है ना। ऐसा नहीं कि ये AINE मैंने 4 ले लिए तो 1 हो गया, ऐसा नहीं। अब इनको आपस में भी तो इधर उधर होएगा ये, तो ये तो वैसे ही सिचुएशन हो गया कि 8 बंदे खड़े हैं, 4 चेयर पे बिठाना है। फैक्टर 8P4 को सॉल्व भी कर लेते हैं। 8/4, 7/3, 6/2, 5/1, 4 2 8 कैंसल, 3 2 6, 5 2 10, 7 70, ये हो गया। केस 2, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। 2 सेम लेटर लेना है और 2 डिफरेंट लेना है। अब 2 सेम में कैसे कैसे ले सकता हूँ, या तो दोनों ए, या दोनों आई, या दोनों एन, यानी इन 3 में से एक चूज करना है। चूज करना है, मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनना। इन 3 में से एक पेयर चूज किया मैंने, तो 2 आ गए, एक पेयर में 2 लेटर आ गए। अब 2 लेटर मुझे और चाहिए और वो 2 डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं कितने तरह से ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और एक पेयर लिया, इसमें से एक एक लेटर तो फ्री है, 2 नहीं ले सकते, एक एक तो ले ही सकते। 1 2 3 4 5, और इन 3 में से कोई एक पेयर जाएगा तो उन 2 के एक एक तो बचेंगे, तो उन 7 लेटर में से कोई 2, 7C2। इज दैट क्लियर? प्लीज डू रिमेंबर, ये 1 लेटर नहीं था, ये 1 पेयर था जिसमें 2 लेटर होते हैं, जैसे ए, और ये 2 लेटर है जो डिफरेंट है, जैसे EX। अब वर्ड बनाते टाइम इनको मैं कितने तरह से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 4, लेकिन इनमें 2 रिपीट वाले हैं तो ऐसा। तो फाइनली ये 3, 7C2 मेरा बनेगा 21, और ये मेरा फैक्टोरियल 4 24/2 बनेगा मेरा 12। क्लियर? 21 3 जा 63 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये मेरा बनेगा 6, 756। केस 3, एक लास्ट केस और बनेगा, 2 सेम एंड 2 अदर सेम, मतलब सेम सेम के 2 पेयर आ जाएं, तो 3 में से 2 पेयर कितने तरह से चूज कर सकता हूँ, 3C2 हो गए ना 2 पेयर। 2 पेयर में 4 लेटर मेरे हो जाएंगे, जैसे AAII, तो 4 फैक्टोरियल तरह से ये रीअरेंज हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय उसमें भी 2 रिपीट का एक है और 2 रिपीट का एक है, तो ये मेरा बनेगा 3C2 मेरा 3 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है मेरा 24 बाय 4 6, तो ये मेरा बना 18, राइट। अब मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो इन सब का सम होगा, तो ये सम मैं यहाँ पर कर देता हूँ इन सब का। मेरा पहला वैल्यू था 7070, दूसरा था मेरा 756, और तीसरा मेरा वैल्यू था 18, तो ये मेरा $844। एक बार और चेक कर लेते हैं।
844. इज दैट क्लियर? ये कैलकुलेशन वगैरह आप चाहें तो दोबारा से चेक कर लेना, कहीं कोई एरर हो तो रेक्टिफाई कर लेना। आई डोंट थिंक सो कोई एरर होनी चाहिए। 8P4, कई बच्चे यहाँ बोलते हैं 8C4 कर देते आप। कई लोग ऐसे भी आर्ग्यू करते हैं कि सर 8 में से आप 4 लेटर का वर्ड बना रहे हो तो 4 सेलेक्ट तो करो। ठीक है भाई, ऐसा कर लो, 8 में से 4 सेलेक्ट करा तो 8C4। अब उनको सेलेक्ट करने के बाद अरेंज तो करोगे ना, तो इंटू फैक्टोरियल 4, तो अल्टीमेटली आया तो वही ना, यही तो होता है 8P4। सो वी गेट सेम थिंग हियर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मेरा इसके केसेस बन गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 4 parallel lines and 3 other lines which are also parallel but intersecting above 4 lines. How many parallelograms can be formed? कितने पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं? अब 4 लाइन तो ऐसी है और 3 लाइन ऐसी है इस टाइप से इंटरसेक्ट करने वाली, राइट? आपस में पैरेलल है मगर उन चारों के इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने टाइप से पैरेललोग्राम बना सकते हो? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप ये जानते हो कि पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसमें आमने सामने का ये पेयर पैरेलल, ये पेयर भी पैरेलल होता है। तो अल्टीमेटली आपको करना कुछ भी नहीं, ये जो 4 पैरेलल इधर वाली है इनमें से कोई सी भी 2 ले लो, 4C2, और ये जो 3 ऐसी इधर वाली जो पैरेलल है उसमें से भी कोई सी ले लो, तो 3C2। 4C2 6 होता है, 3C2 3 होता है, तो फाइनली कितने बन गए? 18 पैरेललोग्राम्स बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये आपका एक सपोज करो एक स्क्वायर है, ये 4x4 का मैंने ये बना दिया। क्वेश्चन ये कि ये इसमें कितने स्क्वायर हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ एक नॉर्मल काउंटिंग वाले रहते हैं, तो अब आप ऐसे काउंट करने बैठोगे तो 1 2 3 4, ये 4 8 12 16 तो ये आ जाएंगे छोटे छोटे 1 by 1 के। फिर 2 by 2 के गिनोगे आप तो ये ऐसे वाले, एक ये हो गया, फिर ये एक ये भी तो हो गया, फिर ये एक ये हो गया, फिर ये एक ये वाला हो गया 2 by 2 का, ये फिर एक ये वाला हो गया। तो ऐसे कितने स्क्वायर, ये काउंट करने में टाइम वेस्ट मत करना, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, वो फार्मूला याद रख लो। ये 4x4 का है ना क्वेश्चन, और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो आप सिंपली ऐसा कर लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 1 और 4 5 और 9 14 + 16 30 स्क्वायर्स टोटल बनेंगे। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपने सेशंस एंजॉय किए होंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और get good scores in your exams, your targets, achieve your targets. Thank you so much. Have a nice day.